यस सर। कौन सा लेक्चर है, नंबर बताओ तो। 5। एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग बोर्स मॉडल पढ़ रहे थे ना लास्ट क्लास में। यस सर। ठीक है, 3-4 पॉइंट उसका डिस्कस भी किए थे। 4 पॉइंट। चलो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में तुम लोग को 2 इक्वेशन बताए थे, उस 2 इक्वेशन का यूज करके यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। तो आज के क्लास में सारा डेरिवेशन में ही जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। एक डाउट है। डाउट बाद में पूछना, पहले ये बताने दो, ठीक है। इससे रिलेटेड है क्या? हाँ, लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट है। क्या बताओ। सेल्स ऑर्बिट्स को आप एरो दे के लिखे थे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ये बताइए। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? एनर्जी उसका फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो हर एक सेल का एनर्जी क्या होगा, बोर्स के अकॉर्डिंग हर एक सेल का एनर्जी क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सेल में घूम रहा है तब तक उसका एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वही है, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड होता है, ठीक है। यस सर। चल, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, हम लोग पहले रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रेडियस, ठीक है, रेडियस को स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। तो इसमें देखो डेरिवेशन करना है हम लोगों को। तो सबसे पहला वाला जो इक्वेशन था, याद होगा तुम लोग को, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। ये था फर्स्ट इक्वेशन, बताओ, लिखे थे कल लास्ट क्लास में, यस सर। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन क्या था? MEV²/R इज एम इक्वल वी टू स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 1/4 पाई इंटू जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमको रेडियस आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को ही यूज करना है हमको। तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं बताओ। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमको आर का एक्सप्रेशन चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, देखो फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 जो है, इसका अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और उसको अगर हम लोग सब डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 से, देखो तो आ जाएगा। ये प्रोसेस करके देखो क्या आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 को 1 का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग और उसको 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशन 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में यही आएगा और उसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन यही है, एम वी स्क्वायर बाय आर। इधर ये आ गया। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। इधर आ गया इसका, और डिवाइडेड बाय, इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो जो इसका डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या क्या चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये ऊपर चला गया और नीचे क्या बच गया, जेड ई स्क्वायर। यही हुआ ना, देखो जल्दी। अब देखो इसमें क्या क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ और जो जो बचा हुआ है उसको बचाओ। क्या क्या कटेगा इधर, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हम लिख रहे हैं कट करके। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एम, एक एक एम भी कैंसिल आउट हो गया तो एक एम बच गया, और आर स्क्वायर और इंटू आर, ठीक है, दोनों सेम ही चीज है। आर क्यूब लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू आर लिख रहे हैं। इस साइड यही बचा, और इधर क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इधर आर स्क्वायर बचा और नीचे पाई बचा, जेड बचा और ई स्क्वायर बचा। यही बचा है, देख लो। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, बोलो। हेलो,
हेलो, यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं अब सर। यहाँ देखो, आर स्क्वायर दोनों साइड हम लोग काट दिए, इधर भी आर स्क्वायर था, इधर भी आर स्क्वायर था, हमको आर का एक्सप्रेशन चाहिए, आर। तो आर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? और तो कहीं आर नहीं है, तो ये क्या बच गया? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ऊपर बच गया, और नीचे पाई, और इधर से एम इधर चला गया, तो पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो यही हमारा आर का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा एक्चुअल में आर रेडियस का जो एक्सप्रेशन निकालना चाह रहे हैं हम लोग nth ऑर्बिट का। ठीक है, कोई भी nth ऑर्बिट का रेडियस अगर हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें जो जो कांस्टेंट है उसको अलग करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये आर एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? एच प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट ये दोनों कांस्टेंट है। नीचे क्या क्या कांस्टेंट है? पाई हो गया, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, और ई स्क्वायर ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारा वैल्यू कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर दिए। वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? एन स्क्वायर, ये शेल नंबर है एन, तो ये वेरी कर सकता है। और नीचे क्या है? जेड एटॉमिक नंबर वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये सारा कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे जब ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू पुट किया जाता है ना, तो सिंप्लीफाई करके एक छोटा सा फॉर्मूला बन के आता है, R इज इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। और ये जो आता है ये एंगस्ट्रम में आता है। इससे जो जो इस फॉर्मूले से जो भी रेडियस तुम्हारा आएगा वो उसका यूनिट क्या होगा? एंगस्ट्रम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रम तुम लोग को बताए थे, 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो अगर मीटर में पूछा जाए तो मीटर में भी बता सकते हो। तो इस फॉर्मूले को बस ये ध्यान। तो इस फॉर्मूले से जो भी तुम्हारा रेडियस nth ऑर्बिट का, कोई भी nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो उसका यूनिट एंगस्ट्रम में आएगा। सर 0.53 कहाँ से है सर? वो सारा कांस्टेंट का वैल्यू है, सारे कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है ना, ये सब जब पुट करते हैं, पुट करके सारा वैल्यू जब सॉल्व किया जाता है तो फिर ये इतना आ जाता है। और ये आर एन कैसे बन गया? आर एन नहीं बन गया, वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वो किसी पर्टिकुलर, जैसे वहां पे n का वैल्यू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस होगा, n का वैल्यू 2 होगा तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस होगा। ठीक है, यस। चलो, तो ये हो गया रेडियस का ये फॉर्मूला। अब एक्चुअली में एक चीज यहाँ ध्यान देना, तुम लोग का बोर्स मॉडल ये बताया था कि बोर्स मॉडल जो है सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, या तो हाइड्रो, क्योंकि वो बोर्स मॉडल जो भी फॉर्मुलेट किया था वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही बनाया था। तो हम लोग उसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं कि वैसा एटम जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, हाइड्रोजन की तरह हो, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही होना चाहिए, तभी उसके लिए बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन होता है कि बोर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही होना चाहिए। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर इसको हाइड्रोजन लाइक एटम्स भी बोलते हैं। मतलब जैसे देखो, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए तो बोर्स मॉडल एप्लीकेबल होगा। हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हीलियम में एप्लीकेबल होगा क्या बोर्स मॉडल? नहीं। नहीं। लेकिन He+ अगर हो गया, हीलियम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, He+ तभी बनेगा ना। He+ अगर बन गया तो इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए बोर्स मॉडल अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह देखो, लिथियम के पास 3 एटम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, तो इसमें बोर्स मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन Li2+ जैसे ही बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया तो अब तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, तो यहाँ पे बोर्स मॉडल वैलिड होगा। नेक्स्ट है बेरिलियम। बेरिलियम के पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें भी बोर्स मॉडल वैलिड नहीं होगा।
लेकिन Be3+ अगर हो गया तो इसके लिए बोर्स मॉडल वैलिड होगा। तो यही बोलते हैं कि या तो हाइड्रोजन के लिए वैलिड होगा या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इन सभी स्पीसीज के पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो इन सब के लिए ही बोर्स मॉडल वैलिड होता है। ये सारा फॉर्मूला जो अप्लाई होगा ये हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ही वैलिड होगा। ठीक है। तो ये रेडियस वाले में कोई दिक्कत है किसी को? देखो रेडियस वाला कैलकुलेशन में बोलो, डाउट है तो बोलो, नहीं तो पीडीएफ तो तुम लोग को मिल जाएगा, वो तो बाद में भी लिख सकते हो। डाउट है तो बताओ। हेलो। नहीं सर, डाउट नहीं है। चलो तो आगे बढ़े ना नेक्स्ट डेरिवेशन पे। किसी को पूछना है तो पूछ लो, कुछ भी पूछना है बोलो जल्दी। सर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं समझ आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट। उसको समझना ही नहीं है अभी, वो बस जानो कि वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, वो फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट्स 12th में पढ़ोगे वहां पे समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, बस उसको एक अच्छा कांस्टेंट सर, की ये तरह जस्ट, डिराइवेशन भी कहीं कहीं पूछता है। हाँ स्कूल एग्जाम्स में डेरिवेशन पूछा जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, इसलिए डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं वेलोसिटी का। पहला हो गया रेडियस का, दूसरा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में देखो, यही पहला वाला इक्वेशन जो था mvr इक्वल टू NH/2 पाई। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे r का जो एक्सप्रेशन निकाले थे, r का फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था बताओ? फॉर्मूला वाला नहीं, जो फाइनल एक्सप्रेशन सारे टर्म्स के साथ आया था, बताओ वो क्या है? n² h² एप्सिलॉन नॉट बाई n² h² एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m पाई स्क्वायर। पाई m/z² यही था ना r का। चलो तो उस पहले वाले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, r का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट कर दो। ये क्या आ जाएगा, m इंटू वी इंटू r की जगह पे पुट कर दो ये जो एक्सप्रेशन आया है, n² h² एप्सिलॉन नॉट बाय पाई m/z² और इधर क्या था, NH/2 पाई। चलो अब यहाँ से हमको सिर्फ v का वैल्यू निकालना है। तो जो जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं तो सिंप्लीफाई करके v का वैल्यू लिखो, क्या आएगा। हम लिख रहे हैं फाइनल फॉर्म में, तुम लोग काट के बताना क्या आएगा, यही बचेगा या नहीं बचेगा। ऊपर बच गया हमारा, ये इधर से जाएगा ना, ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो n और h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा z पाई। अच्छा पाई पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, m भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा z² बाय, नीचे बच गया 2 बचेगा और n बचेगा। देखो यही बचेगा, कैंसिल आउट करके दिख रहा है। ये वेलोसिटी है, यहाँ भी vn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट। तो किसी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस ऑर्बिट में अगर उसका वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा v का। आ गया सबका ये कैंसिल आउट करने के बाद? देख लो। यस सर। चलो कैंसिल आउट अच्छे से करना, ठीक है, कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई करके ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ भी देखो, जो जो कांस्टेंट है उसको अलग करो। तो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, E² कांस्टेंट हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या क्या कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट हो गया, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट हो गया। तो ये सारा कांस्टेंट है, उन सबको अलग कर दिए। और इधर वेरिएबल क्या क्या है, z ऊपर है और नीचे n। तो इन सभी कांस्टेंट का जब वैल्यू पुट किया जाता है तो ये एक्सप्रेशन आता है vn, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू
2.18 into 10 to the power 6 into z by n, ठीक है। और ये वैल्यू जो आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के थ्रू अगर कैलकुलेट करोगे तो वेलोसिटी जो भी आएगा वो मीटर, यूनिट क्या होगा उसका, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। z हो गया एटॉमिक नंबर और n हो गया जिस ऑर्बिट के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड या थर्ड, जो भी ऑर्बिट है। तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला देखो। न्यूमेरिकल में तुम लोग को बस यही फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। वेलोसिटी हो गया, जैसे रेडियस हो गया, तो ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे न्यूमेरिकल। अगर डेरिवेशन पूछा जाए तो वो स्कूल एग्जाम से पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए कैसे कर रहे हैं हम डिराइव। ठीक है, हेलो, हो गया ये? बोलो। यस सर। Yes, sir. वेलो से इसमें कोई डाउट किसी को? नो नहीं तो सर। आगे चलो, तो आगे हम लोग नेक्स्ट डेरिवेशन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी का डेरिवेशन, ठीक है। तो एनर्जी देखो, दो फॉर्म का एनर्जी होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये टोटल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे। तो ये टोटल एनर्जी जो होता है ना, दो फॉर्म। तो एक होता है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट तो नहीं है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली मोशन में होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। एक काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व है, और जहाँ पे चार्ज पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा था, उसी तरह एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इन दोनों एनर्जी का सम अगर कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो यही मिलके क्या देगा, ये टोटल एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इन तीनों का हमको डेरिवेशन करना है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का करते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम लोग पढ़े होगे, हाफ mv², ठीक है। तो ये हाफ, और यहाँ पे m क्या है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं, और v होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अभी हम लोग ऊपर निकाले थे, क्या आया था बताओ? z(e²) और नीचे क्या था, 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n, यही था। इसका क्या करना होगा, हमको स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर करके फाइनल एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा। ये इधर हाफ हो गया और इधर क्या बच जाएगा, m और z² e पे पावर 4, और नीचे क्या बच गया, 4h² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n², ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये कहाँ चला गया, दिख रहा है क्या स्क्रीन? Yes, sir. अरे ये इधर चला गया, एक मिनट रुको। इसको फिर से लिखना होगा, रुको एक मिनट। लिखे थे क्या तुम लोग? Yes, sir. लिख लिए थे सब हाँ. लोग? यस ये सर।
आधा गायब हो गया पूरा। ये आ गया था तुम लोग का। ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आया था बताओ तो। करो तब तक तुम लोग एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करो। जो एक्सप्रेशन आया उसको सिंप्लीफाई करो, उसमें जो जो कांस्टेंट है उसको अलग करो। चलो यहाँ वेलोसिटी का था ना, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन vn क्या आ जाएगा, ये z इज स्क्वायर बाय 2h एप्सिलॉन नॉट इनटू n। ठीक है, यहाँ पे जो जो कांस्टेंट था उसको अलग किए हम। तो कांस्टेंट क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन नॉट, ये सारे कांस्टेंट है, और इनटू z बाय n, ये वेरिएबल था। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू जब पुट करते हैं तो कितना आता है, 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z बाय n मीटर पर सेकंड। यही था ना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दिख रहा है सबको। हेलो, यस चलो यस नेक्स्ट सर। हाँ एनर्जी का देख रहे थे हम लोग। ठीक है, एनर्जी का वो फिर से लिख दे रहे हैं। ये टोटल दो फॉर्म में होता है, एक होता है काइनेटिक और दूसरा दूसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मिलके टोटल एनर्जी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन हम लोग देख रहे थे। तो काइनेटिक एनर्जी का था, तुम लोग उसको सिंप्लीफाई किए, क्या आया बताओ। ये हाफ एम वी स्क्वायर था, यहाँ पे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट करोगे, ये m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पुट करोगे z e स्क्वायर, नीचे क्या था 2h एप्सिलॉन नॉट इंटू n, इसका होल स्क्वायर करना है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू m ऊपर है, z स्क्वायर e पे पावर 4, नीचे क्या आ जाएगा 4h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। यही था, है ना। अब उसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, के वैल्यू क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी, ये 1/8, जो एक्सप्रेशन है उसको अलग कर लो। 1/8 ये mz² e पे पावर 4, और नीचे क्या बच गया h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और n का स्क्वायर। अब जो जो कांस्टेंट है उसको सेपरेट करो, तो क्या क्या कांस्टेंट मिला तुम लोगों को, m कांस्टेंट है ऊपर, e पे पावर 4 कांस्टेंट है, नीचे क्या क्या कांस्टेंट है बताओ। 8 कांस्टेंट हो गया, एच स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, और एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या क्या आ गया, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये वेरिएबल आ गया। ठीक है, ये सारे कांस्टेंट वैल्यू हैं। तो जब इनका वैल्यू पुट किया जाता है तो पुट करने पे आएगा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगा ये हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। ये जो एनर्जी आएगा ये जूल में नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, इस फॉर्मूले से अगर कैलकुलेट करोगे। और तुम लोग को जूल में अगर पूछा जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन बताई है जूल में, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ये बताए हैं ना, याद है। हेलो, यस। चलो तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। फॉर्मूला क्या आ गया 13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर ये जूल में पूछा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, तो सिंपली वो तुम्हारा जूल में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। सर इसको नोट कर लेते हैं पहले। नोट कर लेना, वो पीडीएफ तो भेजेंगे ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि दो चार्ज, जैसे पहले इसको देखो एक्सप्रेशन कैसे आता है। दो चार्ज अगर Q1 Q2 अगर दो चार्ज हैं, ये अगर r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे फोर्स का एक्सप्रेशन लिखे थे ना पहले, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आता है। ये है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे R स्क्वायर नहीं होगा, Q1 Q2 बाय R होगा। और यहाँ पे Q1 Q2 जो लेना है पोटेंशियल एनर्जी में, ये तुमको विथ साइन लेना है, ठीक है, साइन के साथ। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस साइन लोगे और नेगेटिव चार्ज है तो माइनस साइन लोगे, ठीक है। तो यहाँ Q1 Q2 का जो वैल्यू पुट करना है यहाँ पे लिख दे रहा है विथ साइन पुट करोगे, तब यहाँ पे Q1 Q2 की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा? एक जगह इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन में माइनस ही चार्ज होगा माइनस साइन के साथ, और दूसरे जगह प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन का नंबर हम लोग कैसे बताए थे? जेड, ओवरऑल चार्ज जेड ई से आया था, और ये साइन क्या हो जाएगा इसका? प्लस होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग ये आर डिस्टेंस पे हैं, तो इसके लिए अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा बताओ? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2। तो Q1 की जगह पे एक जगह इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही, और एक जगह प्रोटॉन है, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन जेड ई है तो प्लस जेड ई, तो ये जेड ई आ गया, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? बस आर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ, तो आर हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? ये माइनस आगे लिख लेते हैं हम लोग, तो 1/4πε0 इंटू जेड ई स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया? आर बच गया। आर है रेडियस, ठीक है, या डिस्टेंस। तो रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं, तो रेडियस का एक्सप्रेशन जो आया है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो। तो रेडियस का एक्सप्रेशन अगर सब्सटीट्यूट करोगे, क्या था रेडियस का एक्सप्रेशन बताओ? यहाँ पे जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर का एक्सप्रेशन क्या था बोलो जल्दी? n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये नीचे रहेगा और ऊपर क्या चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, पाई ऊपर क्या m जाए? z स्क्वायर। पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये ऊपर चला गया। चलो अब इसमें सिंप्लीफाई करो, देखो क्या बच रहा है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? क्या जो जो कट रहा है काटो और सिंप्लीफाई करके बताओ। तो इधर क्या बच जाएगा? देखो हम लिख रहे हैं -1/4, तो सेपरेट कर ले, ठीक है। और क्या क्या बच गया इधर? ऊपर बच गया m जेड स्क्वायर ई पे पावर 4, पाई पाई तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे बच गया 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n का स्क्वायर। यही बचा, देखो तो। हेलो, यही बचा नहीं या नहीं?
बोलो। सर इसको फिर से बताइए ना प्लीज। अरे हम क्या इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट तो करना है, सिंप्लीफाई करना है, क्या बताएं फिर से बताओ। अरे जो जो कट रहा है उसको काटो। आया एक्सप्रेशन काटने के बाद? काटने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वही हम लिख रहे हैं। सिंप्लीफाई करो ना, सारा एक्सप्रेशन तो दिख ही रहा है। यस सर आ गया। आ गया सेम जो लिखे हैं। यस सर। चलो, तो ये आ गया एक्सप्रेशन। अब देखो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी से इसका रिलेशन निकाल रहे हैं। तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो जो जो ये था m इंटू ई पे पावर 4, और नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, पोटेंशियल एनर्जी वाले जो एक्सप्रेशन आया है, इसको ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और नीचे भी 2 से। तो ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? बताओ। नहीं। पर ठीक है, तो ये तो पढ़े होगे तुम लोग मैथ्स में, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, नीचे भी 2 से। तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, ठीक है। और इधर था z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो ऊपर हम लोग ऊपर 2 लिख दिए, ठीक है। ये इस फॉर्म में लिख दिए हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो। हेलो। हेलो। आवाज आ रहा है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? इसमें कोई डाउट है? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दिया हम लोग, कोई दिक्कत? नहीं चलो, अब देखो ये वाला जो सर एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई क्यों किए हम लोग? बता तो रहे हैं ना अभी, वही चीज तो बता रहे हैं क्यों किए हैं। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन आया देखो, 2 को छोड़ के बाकी जो एक्सप्रेशन बचा, वही सेम एक्सप्रेशन देखो तो काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है। जो ये वाला एक्सप्रेशन है, यही सेम एक्सप्रेशन काइनेटिक यस एनर्जी सर का। आ रहा है। तो यहाँ सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ सर, आवाज नहीं आ रहा है। चलो,
तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया था उसका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, 13.6 इंटू क्या था बताओ, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताओ जल्दी। 13.6 into z square by n square. 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो उसी का बस ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन जो आएगा किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो ये पूरा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आ गया, काइनेटिक एनर्जी का आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है एक्सप्रेशन किसका, टोटल एनर्जी का। टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे बताओ तो। दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस कर देंगे, तो फिर प्लस करके देखो क्या आएगा। टोटल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो किसी पर्टिकुलर सेल में अगर घूम रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेल में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या था, -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं इसको, और प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो ये -2 टाइम्स और +2 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब जो टोटल एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का, टी से डिनोट कर रहे हैं, वो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, बट आगे क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी, हम लोग ये रिलेशन ध्यान रखना, तो टोटल एनर्जी का रिलेशन आ गया काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6, सॉरी माइनस आगे लग जाएगा इसमें, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी का। अब यहाँ पे देखोगे कि टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, टोटल एनर्जी जो है ये नेगेटिव है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिव साइन, बताओ। नेगेटिव आ रहा है ना ये, हेलो, यस सर, आ रहा है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है, टोटल कि एक्चुअली एनर्जी में। ये सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ठीक है, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, इसका मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाउंडेशन में है। ठीक है, न्यूक्लियस, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बाउंड है। जब तक उसमें न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता रहेगा तब तक एनर्जी क्या रहेगा, नेगेटिव। जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स वाले एरिया से निकल गया बाहर, इसका मतलब तब उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब तक वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में है तब तक उसका एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। तो इसलिए नेगेटिव आने का मतलब, नेगेटिव साइन यही सिग्निफाई करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में आते हैं, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बाउंड है। ठीक है, ये सिग्निफाई कर रहा है, ये पूछा जाता है कि ये नेगेटिव क्यों आता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे, रीजन क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या बोलोगे, द नेगेटिव साइन shows the boundation between the electrons and the nucleus। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे के बाउंडेशन में, इसलिए वो नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? ये सारा डेरिवेशन जितना करना था वो हो गया हम लोगों का। रेडियस का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एनर्जी का हो गया। एनर्जी में दो डेरिवेशन किए हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। कोई डाउट है? देखो जल्दी से किसी को। आगे नहीं तो आगे नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे हम। बोलो। हेलो हेलो। चलो, नहीं है सर। तो अब हाइड्रोजन एटम के लिए कुछ कुछ वैल्यूज तुम लोग को याद रखना है टोटल एनर्जी का। ठीक है, तो जैसे मान लो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं फॉर्मूले से। तो जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि टोटल एनर्जी किसी भी एनएच सेल में अगर तुमको निकालना है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे? ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, किसी nth सेल में निकालना है तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी फॉर्मूले से निकालोगे। अब जैसे मान लो तुमको n इक्वल टू 1 में पूछा गया, तो फर्स्ट सेल में जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा फर्स्ट सेल में? तो हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू क्या हो गया? 1। और N भी क्या है? फर्स्ट सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो N भी 1 ही हो गया। तो फर्स्ट सेल में हाइड्रोजन एटम का टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही n इक्वल टू 2 में क्या होगा बताओ? n इक्वल टू 2 में वैल्यू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करके बताओ हाइड्रोजन एटम के लिए। इसी तरह n इक्वल टू 3 में बताओ, और n इक्वल टू 4। क्या आया n इक्वल टू 2 का? कितना है जी n इक्वल टू 2? क्या कर रहे हो तुम लोग? कर रहे हो कैलकुलेट? 6.8 -6.8। -6.8 आ गया। -3.4। ये हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह n इक्वल टू 3 के लिए करोगे, ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4 के लिए करोगे तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये सारा याद रखोगे तो आसानी होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये सारा हेल्प करेगा। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर मान लो n इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हो जाए, इनफाइनाइट सेल तक अगर इलेक्ट्रॉन चल जाए, तो इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट कर दोगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? n टेंडिंग टू अगर 0 होगा तो टोटल एनर्जी, सॉरी, n टेंडिंग टू अगर इन्फिनिटी होगा तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो ये मतलब मैक्सिमम एनर्जी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम शेल तो इनफाइनाइट ही हो सकता है। इसलिए इनफाइनाइट शेल पे क्या हो जाएगा? एनर्जी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ये 0। तो मैक्सिमम एनर्जी ये 0 हो गया। 0 का मतलब क्या हुआ? 0 होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है अब फ्री हो गया न्यूक्लियस से। इलेक्ट्रॉन इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियस। जब तक वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स में रहेगा तब तक एनर्जी नेगेटिव रहेगा।
और जैसे ही वो एनर्जी जीरो हो गया मतलब वो इलेक्ट्रॉन से फ्री हो गया, सॉरी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से वो फ्री हो गया। अब ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? हेलो, तुम लोग को ये बता दिया गया है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कैसे लिखते हैं? बेसिक बताए सर, बताएं थोड़ा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब तो लिखने आता है ना तुम लोगों को? नहीं सर। नहीं, वो तो बताया गया ना तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में। वो तो बेसिक था, पूरा नहीं बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? सर वही एस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, पी में कितना, डी में कितना, एफ में कितना। एबॉर रूल सर ऐसा कुछ है? हाँ वो सब। तो वो वही सारा चीज तो है, और बाउ प्रिंसिपल वो सारा चीज बताया है ना। हाँ और बाउ हुंस n रूल, प्लस एल n+l वाला रूल, ठीक यस है वही सर, सारा बताएं। चीज। हाँ तो वही सारा चीज तो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में वही हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज मोस्टली हम लोग डेरिवेशन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बोर्स मॉडल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तब तक एक एक और इसमें लास्ट पॉइंट बच गया है बोर्स मॉडल का। ठीक है, कितने पोस्टुलेट्स हम लोग लिखे थे? 4 या 5 लिखे थे ना। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पोस्टुलेट हम लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन in an orbit can accept as well as lose energy। ठीक है, if an electron accepts energy it jumps to higher energy level। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी पर्टिकुलर सेल में है तो वो एक्सेप्ट और रेडिएट दोनों कर सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट किया है तो एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद वो अब उस सेल में नहीं रह पाएगा, वो जंप करेगा हायर शेल में। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेप्ट करके हायर शेल में जंप करता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन। ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज किया है, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है इफ एन इलेक्ट्रॉन लूजेस एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो ये क्या करेगा? इट रिसीड्स बैक टू, लूज करने के बाद वो क्या जाएगा, कहाँ जाएगा? बैक टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज कर रहा होगा तो वो वापस कहाँ जाएगा? वो नीचे वाले एनर्जी लेवल में, लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी एक्साइटेशन। यहाँ पे बोलते हैं ये प्रोसेस जो हो रहा है ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा है तो वो लोअर से हायर में जंप करेगा, तो वो वाला प्रोसेस कहलाता है एक्साइटेशन। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लूज कर रहा होगा तो वो हायर शेल से वो लोअर में जंप करेगा, तो वो वाला प्रोसेस कहलाता है डी एक्साइटेशन। ठीक है, अब ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से बहुत सारे स्पेक्ट्रम बनते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें स्पेक्ट्रम में बहुत सारे सीरीज हम लोग देखेंगे। लाइमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है, पास्टन सीरीज होता है। ठीक है,
फिर ब्रैकेट सीरीज होता है, पी फंड सीरीज होता है, वो सारा सीरीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये सीरीज जो होता है वो इसी की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन की वजह से एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता है और उसी स्पेक्ट्रम में बहुत सारे सीरीज आते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नाम है सबका, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, वो सारा चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ तक। स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। हाँ, ग्राउंड स्टेट मतलब जो न्यूट्रल स्टेट होता है, जिस स्टेट में एलिमेंट और नेचर में पाया जाता है, वो ग्राउंड स्टेट हो गया। ठीक है, अगर वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है आज के टॉपिक से रिलेटेड? बोलो। हेलो हेलो, पूछना है कुछ? नो सर। चलो, तो आगे जो है स्पेक्ट्रम वाला चीज और बहुत सारे सीरीज जो होंगे, उसमें वेरियस सीरीज जो आते हैं वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे कैसे सॉल्व करना है बोर्स मॉडल का। तब तक तुम लोग फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो सारा ट्राई कर सकते हो बोर्स मॉडल का। ठीक है, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कैसे करना है। प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, बनता है। फॉर्मूला तो पता चल ही गया है, ये सारे फॉर्मूले यूज करेंगे हम लोग। अगर बन रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी कराएंगे इससे। फिर कौन ठीक सा है, क्वेश्चंस करना है? बोर्स मॉडल से रिलेटेड जो भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा होगा, बोर्स मॉडल का क्वेश्चन उसमें सेपरेटली दिया हुआ है बुकलेट में, तो उसमें देखना, ट्राई करके। ठीक है, ट्राई करके देखना, जितना बन रहा है बन रहा है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो तो हो गया, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो, ये पीडीएफ सेंड कर देंगे ना? ठीक है, एंड कर रहे हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, यस सर। चलो, Thank you, sir. थैंक यू।